रासो साहित्य की रचना जो है वो चारणों के द्वारा हुई है। चारणों का साहित्य में आगमन जो है सामंतवादी व्यवस्था के समानांतर होता है। सामंतों को प्रशस्ति गान के लिए चारणों की आवश्यकता हुई। चारण का काम क्या था, ये सामंतों के लिए प्रशस्ति गान करते थे। मतलब ये सामंत जो है ये चारणों के आश्रयदाता थे, तो ये उनकी अतिशयोक्ति प्रशंसा करते थे। मतलब उनकी प्रशंसा करते थे, उनके आश्रय में ये पल रहे थे, तो उनका बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर इसका वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते थे। और इसकी जो मुख्य जो वस्तु थी प्रशस्ति गान की, वो बहुत ही सीमित थी। दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी सामंतों के जीवन में, एक थी युद्ध और दूसरा प्रेम। तो ये इन्हीं बातों की चर्चा जो है आमतौर पर किया करते थे। सबसे पहले देखिए, रासो काव्य है क्या। रासो काव्य से हमारा तात्पर्य आदिकाल साहित्य की जो वीर गाथात्मक कृतियां हैं उसको रासो काव्य कहते हैं। रासो काव्य से हमारा तात्पर्य आदिकालीन साहित्य की वीर गाथात्मक कृतियों से है। दो चीजें आ जाएंगी इसमें, देखिए, एक आएगा रास साहित्य और एक आ जाएगा हमारा रासो साहित्य। रास साहित्य और रासो साहित्य। मुख्य बिंदु क्या क्या अंतर है, देखिए। मुख्य अंतर जो है इनमें रास और रासो में, वो है भावानुभूति को लेकर। भावानुभूति मुख्य अंतर रास साहित्य और रासो साहित्य में भावानुभूति को लेकर है। रास साहित्य की जो संवेदना है, रास साहित्य की जो संवेदना है वो धार्मिक अनुभूति, धार्मिक व लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। रास साहित्य की जो संवेदना है वो धार्मिक और लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। इसमें लौकिक प्रेम, धार्मिक और लौकिक प्रेम, इससे जुड़ा हुआ है रास साहित्य। और रासो साहित्य क्या है? रासो साहित्य की जो रचना है चारणों द्वारा हुई। चारणों का साहित्य में आगमन सामंतवादी व्यवस्था के समानांतर होता है। सामंतवादी व्यवस्था के समानांतर होता है और सामंतों को अपना गुणगान करने के लिए, प्रशस्ति गान के लिए चारणों की आवश्यकता हुई। अपना गुणगान करने के लिए कोई इन्होंने जरूरत पड़ी तो वो कौन हुए? चारण। तो चारण जो है बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे किसका? सामंतों का। चारण सामंतों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे क्योंकि उसके आश्रय में पल रहे थे, वो उनके आश्रय दाता थे। अतिशयोक्तिपूर्ण है वर्णन करते थे इसका अपने आश्रय दाता सामंतों का। मुख्य दो ही विषय थे इस बात के। सामंतों के जीवन में दो ही बातों की प्रधानता थी, एक थी युद्ध, दूसरा था प्रेम। तो देखिए अंतर क्या है रास और रासो साहित्य में। रास साहित्य जो है मुख्य अंतर जो इसमें भावानुभूति को लेकर है। रास साहित्य की संवेदना ये धार्मिक संवेदना है इसकी और लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। ये रास साहित्य या तो धार्मिक है या फिर लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। मतलब इसमें प्राकृतिक है, नेचुरल है ये। लेकिन रासो साहित्य है ये चारणों द्वारा हुई इसकी रचना। चारण कौन थे? ये सामंतवादी व्यवस्था के समानांतर होते थे। सामंतों को अपना गुणगान करने के लिए, अपना गुणगान करवाने के लिए सामंतों ने चारणों को आश्रय दिया। सामंतों को प्रशस्ति गान के लिए चारणों की आवश्यकता हुई। मतलब चारणों ने सामंतों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, गुणगान किया, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि आप युद्ध करते थे तो आपके घोड़े दौड़ते थे तो धरती फट जाती थी, ये हो जाता था, वो जाता था। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने, चारणों ने सामंतों का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि वे उसके आश्रय में पल रहे थे, वे उनके आश्रय दाता थे, करना शायद उनकी मजबूरी होगी। और सामंतों के जीवन में दो बातों की प्रधानता थी, एक युद्ध की और एक प्रेम की। तो एक तरह से ये विलासिता की ओर बढ़ रहा है और ये जो है इसमें धार्मिक और लौकिक प्रेम की अनुभूति है।
उसमें कृत्रिमता है, ये हमें सहज लग रहा है, नेचुरल है ये, और वो बनावटी आर्टिफिशियल रचना इस तरह से हमें प्रतीत हो रहा है। तो रास और रासो काव्य का जो है अंतर देखते हैं। रासो साहित्य के संदर्भ में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह साहित्य युद्ध और श्रृंगार तक ही क्यों सीमित है। युद्ध और श्रृंगार तक इसलिए सीमित है क्योंकि युद्ध और प्रेम, यही दो बात सामंत के जीवन में दो बात प्रमुख हैं, युद्ध और प्रेम, इसलिए उनका जो रचना है वो भी युद्ध और श्रृंगार तक ही सीमित रह जाता है। सीधा सा जवाब है कि साहित्य बहुत कुछ सामाजिक संरचना पर निर्भर करता है। सामाजिक संस्था की बनावट का असर साहित्य पर भी पड़ता है। सामंती अवस्था में चारण कवियों ने जीवन के उन पक्षों को अनदेखा किया जिसका संबंध जीवन के अभावों से है, इसलिए वो सामान्य मानव के घरेलू जीवन और उनकी समस्याओं के उनका ध्यान ही नहीं किया। वो सिर्फ सामंतों की क्या कर रहे हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। इसलिए रासो साहित्य में युद्ध और श्रृंगार का, वीर और युद्ध और श्रृंगार, इसकी अधिकता है। इसी तक सीमित है क्योंकि उनके जीवन के दो मुख्य विषय यही है, वो उन्हीं के लिए लिख रहे हैं आम जिंदगी से कट के, तो इसलिए रासो साहित्य में इसका प्रधानता भी इन्हीं की है। रासो साहित्य को हम वीर गाथात्मक साहित्य कहते हैं क्योंकि युद्ध कर रहे हैं, वो वीरता का वर्णन कर रहे हैं, उसका मुख्य रूप से इसको वीर गाथात्मक साहित्य भी कहते हैं। रासो साहित्य को वीर गाथात्मक साहित्य, क्योंकि युद्ध और प्रेम का वर्णन है, युद्ध कर रहे हैं तो उनकी वीरता का वर्णन करना है। अब चाहे वीरता सच्ची हो या झूठी, उन्हें वीरता का वर्णन तो करना है। रासो साहित्य में मुख्य रूप से सामंतों के आपसी सत्ता संघर्ष का वर्णन मिलता है, उसमें किसी प्रकार की राष्ट्रीयता का स्वर नहीं मिलता है। तो इसमें जो है रासो साहित्य में कोई राष्ट्रीयता का स्वर नहीं है, देश हित की बात नहीं है, सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, दो ही कारण हैं, एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए और एक दूसरे की स्त्री हड़पने के लिए। तो इसमें कोई राष्ट्रीय मतलब जो है, इसमें कोई राष्ट्रीयता की स्वर नहीं मिलता है। पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी के बीच युद्धों में कहीं भी राष्ट्रीयता की झलक जो है यह नहीं मिलती है, यह तो सामंतों की लड़ाई थी। रासो साहित्य में राष्ट्रीयता की झलक हमें परमाल रासो में मिलती है। एक है परमाल रासो, उसमें थोड़ी झलक मिलती है। यहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि परमाल रासो में किस प्रकार की राष्ट्रीयता है। परमाल रासो की राष्ट्रीयता और क्षेत्रता अलग अलग नहीं है। पृथ्वीराज देश हित के लिए शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध नहीं करता है, लेकिन परमाल रासो के वीर आल्हा और उदल महोबे की रक्षा के लिए पृथ्वीराज की सेना के विरुद्ध भिड़ते हैं। परमाल रासो में सामंतों को बचाने की चिंता कम है, महोबा की रक्षा का बोध अधिक है, अतः परमाल रासो राष्ट्रीय उद्बोधन का काव्य प्रतीत होता है। पृथ्वीराज रासो में प्रशस्ति परक गुणगान का भाव अधिक मिलता है। पृथ्वीराज रासो में ज़्यादातर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव है पृथ्वीराज रासो में, लेकिन परमाल रासो में थोड़ा बहुत राष्ट्रीयता का तत्व मिलता है। रासो साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ मिलती हैं। कथानक रूढ़ियाँ लोक साहित्य के अध्ययन के आवश्यक उपादान हैं। कथानक रूढ़ियाँ में जीवन और समाज का संश्लिष्ट स्तर छुपा होता है, जिसे अनदेखा करके आदिकाल के काव्य के मर्म तक नहीं पहुंचा सकता है। अब कथानक रूढ़ियाँ क्या होती है, रासो साहित्य में है, इसका वर्णन देखते हैं। होता क्या है ये कथानक रूढ़ियाँ। रासो साहित्य की दूसरी में रास और रासक में अंतर, रास और रासो साहित्य में अंतर के बाद रासो साहित्य में महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, कथानक रूढ़ियाँ। कथानक रूढ़ियों में क्या होता है, प्रतीकों, लोक विश्वासों, मिथकों और लोक गाथाओं का, और कथानक रूढ़ियों में प्रतीकों का, लोक विश्वासों का, मिथकों का और लोक गाथाओं का मिला जुला रूप प्रकट होता है। उनके अध्ययन से हमें संस्कृति के जीवन दर्शन के अंतर संबंध की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो कथानक रूढ़ियाँ क्या है, इसमें प्रतीकों का, लोक विश्वासों का, मिथकों का और लोक गाथाओं का जो है मिला जुला रूप है, वो उसे हम कथानक रूढ़ियाँ कहते हैं। उनके अध्ययन से हमें संस्कृति के जीवन दर्शन के अंतर संबंध की रूपरेखा प्राप्त होती है। और क्या होता है, मानव और प्रकृति के आंतरिक रिश्तों का अंतःसूत्र मिलता है। तो रासो साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ
कथानक रूढ़ियाँ में प्रतीकों का, लोक विश्वासों का, मिथक और लोक गाथाओं का मिला जुला रूप मिलता है। इनके अध्ययन से हमें क्या होता है, संस्कृति के जीवन दर्शन के अंतर संबंध की रूपरेखा प्राप्त होती है और क्या है, मानव प्रति के आंतरिक विषयों का अंतर सूत्र मिलता है। काव्य में प्रेम संबंधी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग कई रासों करार्थ में मिलता है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिसमें नायक और नायिका किसी दूसरे के मुख से गुणगान को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। पृथ्वीराज नट से शशिव्रता के रूप की प्रशंसा को सुनकर और शशिव्रता गाना सिखाने वाले शिक्षिका से पृथ्वीराज की प्रशंसा को सुनकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग प्रेम काव्यों में बहुत अधिक मिलता है कि किसी के मुंह से उसकी सुंदरता को बनकर सुना, उसको प्रेम हो गया, और किसी के मुंह से नायक ने सुना, किसी के मुख से नायिका ने सुना और सुनकर ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस तरह का जो हम कथानक रूढ़ियों का प्रयोग जो है प्रेम काव्य में बहुत अधिक मिलता है। यह प्रेम रूप वर्णन जो है वह संधि प्रकरण तक ही सीमित है। तो कथानक रूढ़ियों का जो है प्रेम काव्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ऋतु वर्णन भी इसमें खूब मिलता है। ऋतु वर्णन भी रासो साहित्य में हमें खूब मिलता है। ऋतु वर्णन, उससे क्या पता चलता है, ऋतु वर्णन से एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि नारी का जीवन जो है वो पुरुषों पर आश्रित था और पति के बिना उनका जीवन अस्तित्वहीन मालूम पड़ता है। नारी में एक प्रकार की असुरक्षा का भाव है। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि पुरुष अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण कहीं उसे त्याग तो नहीं देगा, इसलिए वो पुरुष को अपने पास से अलग नहीं करना चाहती हैं। नारी कभी ऋतु का भ्रम उत्पन्न करके, कभी अपने यौवन की उन्मादकता के द्वारा पुरुष को अपने पास रखने का प्रयत्न करती हैं। अगला है रासो साहित्य में कथात्मक संरचना। रासो काव्य का ढांचा जो है मुख्य रूप से प्रबंधात्मक है। प्रबंध काव्य हमने पढ़ा क्या होता है, पूर्वापर संबंध होता है इसमें। कथानक का कभी कभी कई युगों तक विकास होता रहता है। यही कारण है कि आदिकाल की प्रबंध कृतियों का किसी एक कवि की रचना होने पर भी संदेह अभिव्यक्त किया जाता है। पृथ्वीराज रासों के विषय में यह प्रचलित है कि कवि चंद अपने पुत्र जलन के हाथों में काव्य कृत्य को पूरा करने का भार सौंपकर गजनी चला गया था। तो कथानक रूढ़ियाँ तो ऐसी हैं कि कथानक कभी कभार कई कई युगों तक वो चलता रहता है, उसका विकास होता रहता है। रासो साहित्य के वीर गीत किस प्रकार के हैं? रासो साहित्य में हम देख रहे हैं ना, दो ही चीज़ मिल रहे हैं। एक युद्ध का, सामंतों के जीवन में दो ही चीज़ की प्रधानता है, एक है युद्ध और एक है प्रेम। इसलिए युद्ध और प्रेम पर ही अधिकांश काव्य जो हैं वो रचे गए हैं। तो रासो काव्य में दो प्रकार के गीत भी मिलते हैं, प्रबंध और वीर गीत। प्रबंध काव्य की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वीर गीत मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्राप्त होते हैं। मौखिक रूप में परमाल रासो और लिखित रूप में बीसल दाव जैसी रचनाएं हैं। जगनीक का परमाल रासो जो है वो लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। यह लोकगीत आल्हा के नाम से उत्तर भारत के विविध क्षेत्रों में पाया जाता है। आल्हा क्या है? लोकगीत और लोक गाथा है। लोकगीत में उसके रचयिता अथवा रचना काल का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका महत्व उसके सरल सौंदर्य के कारण होता है। लोकगीत में कह रहे हैं कि उसके रचयिता, उसका रचना काल का प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। लोकगीत में उसके सरल सौंदर्य के कारण उसका ज़्यादा महत्व होता है। उसमें एक व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक हृदय की अनुभूति प्रधान होती है। उसमें एक व्यक्ति की अनुभूति नहीं होती, लोक अनुभूति मतलब बहुत सारे लोगों की अनुभूति होती है, सामान्य जन की अनुभूति होती है। ये गीत व्यक्ति विशेष की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न होकर समुदाय की भावना के सच्चे प्रतीक होते हैं। वैसे देखेंगे कि लोकगीत देखेंगे कि हमने जैसे कि सब मिलके एक साथ गा रहे हैं, जैसे कि हर के सबके हृदय की वाणी है। गांव देहात में हमने देखा होगा, धान रोपते हुए गाते हैं या किसी भी अवसर पर वो गा रहे हैं, तो बहुत सारी, सबकी पति कमाने के लिए बाहर चले गए तो सारी औरतें मिलकर एक साथ गा रही हैं, तो बहुत सारे हृदय की अनुभूति एक साथ हो रही है। तो लोकगीत जो है वो किसी एक के हृदय का स्वर नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों की अनुभूति होती है। उसमें व्यक्ति विशेष की भावनाएं का प्रतिनिधित्व ना होकर वो समुदाय की भावना से जुड़े होते हैं। रासो साहित्य की जो भाषा है वो स्थानीय बोलचाल की भाषा है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव भी देखने को मिलता है। रासो काव्य के लिए दो प्रकार की भाषा प्रचलित हो चुकी है। एक भाषा है डिंगल और एक है पिंगल। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो डिंगल कहलाता था। डिंगल भाषा को कवि विद्वान गवानों की भाषा भी कहते हैं। रासो काव्य के लिए दो प्रकार की भाषा प्रचलित थी। रासो काव्य के लिए मुख्यतः दो प्रकार की भाषा प्रचलित हो चुकी थी। दो भाषा कौन सी थी? एक डिंगल कहलाती है और एक कहलाती है पिंगल। ये अपभ्रंश के योग से बनती हैं। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो डिंगल कहलाता है।
डिंगल भाषा को कई विद्वान जो है गंवारों की भाषा भी कहते थे। कर्कश वर्णों का प्रयोग प्रचुरता से होता है। क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें जो कर्कश वर्णों का जो प्रयोग है प्रचुरता से होता है। इसमें ये ऐसी भाषा है कि कर्कश भाषा जैसे युद्ध का सजीव चित्र ऐसे ही भाषा में उत्पन्न किया जा सकता था। इसलिए डिंगल भाषा में रासो काव्य रचे गए। मुख्य रूप से सजीव चित्र युद्ध के वातावरण का ऐसी कर्कश भाषा में उत्पन्न हो जाता था। इसलिए इस भाषा का प्रयोग रासो साहित्य में अधिक देखने को मिलता है। युद्ध की जो भाषा थी मुख्य रूप से डिंगल भाषा ही थी। इसे आप कह सकते हो आप युद्ध की भाषा, क्योंकि कर्कश भाषा है, युद्ध का एक तरह से माहौल क्रिएट हो जाता है इससे। युद्ध वर्णन की मुख्य भाषा डिंगल भाषा थी। तो दो भाषा मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल को गंवारों की भाषा भी कहते हैं। ये कर्कश वर्णों का प्रयोग इसमें बहुत प्रचुरता से होता है। और ये युद्ध की भाषा भी थी, युद्ध की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से कर्कश वर्ण जो हैं जो युद्ध के माहौल क्रिएट करते हैं। इसलिए ये काव्य, इस भाषा में काव्य युद्ध काव्य अधिक रचे गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, रासो काव्य में छंदों की विविधता मिलती है। रासो काव्य में बहुत अनेक प्रकार के छंद मिलते हैं, छंदों की विविधता मिलती है। छंद हम पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, अलग अलग प्रकार के छंद मिलते हैं, जैसे कवित्व छंद, छप्पय भी कहते हैं इसको, दूहा छंद, तोमर छंद, त्रोटक छंद, गाहा, आर्या, आल्हा, ये सारे छंद हैं। दूहा, रोहा, उल्लाला, छप्पे और कुंडलिया अपभ्रंश भाषा के प्रचलित छंद हैं। दूहा, रोला, ये जो मैं राउंड लगा रहा हूँ ये अपभ्रंश भाषा के प्रचलित छंद हैं। उल्लाला, छप्पे और कुंडलिया, ये जो हैं अपभ्रंश भाषा के प्रचलित छंद हैं। अपभ्रंश के प्रचलित छंद हैं। रासो काव्य में छंद की बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। कवित्व छंद मिलता है, दूहा, आल्हा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, ये सब मिलता है। दूहा, रोला, उल्लाला, छप्पे और कुंडलिया, ये जो 5 छंद हैं ये अपभ्रंश भाषा के प्रचलित छंद हैं। अगला हमारा लौकिक साहित्य। चारण साहित्य को जब से राजाश्रय प्राप्त हो गया, उसमें शास्त्रीय रूढ़ियाँ जैसे अभिजात तत्व से रासो साहित्य आच्छादित हो गया। चारण साहित्य को राजाश्रय प्राप्त हो गया और ये धीरे धीरे रूढ़ियों से घिरता चला गया। ऐसी परिस्थिति में साहित्य में नूतनता का प्रादुर्भाव लोक साहित्य द्वारा संभव हो सकता था। तो लेकिन जो सही साहित्य जो जिसमें लोगों की हो, अभिव्यक्ति हो, वो लोक साहित्य के द्वारा ही संभव था। तो लौकिक साहित्य, क्योंकि रासो साहित्य तो एक तरह से पूरा राजाश्रय के अंदर चला गया था, उसमें वीर गाथात्मक वर्णन शुरू हो गए थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गए थे। तो कुछ ऐसा साहित्य भी ज़रूरी था ना जिसमें लोगों के जीवन की अभिव्यक्ति हो, राजाश्रय से बाहर के जीवन की अभिव्यक्ति हो, आम लोगों की अभिव्यक्ति हो, तो वो लौकिक साहित्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य प्राप्त हुए हैं। जो लौकिक साहित्य है जो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से। संदेश रासक का कवि अद्दमान था, अब्दुल रहमान मुल्तान का था। ढोला मारूरा दुहा की रचना राजस्थान में भी थी। ये सारे जो हैं प्रमुख लौकिक साहित्य हैं। अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार अवध का रहने वाला था और विद्यापति और ज्योतिषवर ठाकुर मिथिला के निवासी थे। ये वो नाम हैं जिन्होंने लौकिक साहित्य की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। रचनाकार के जन्म स्थान बताने का उद्देश्य यह है कि रचना की भाषा पर स्थानीयता का गहरा रंग चढ़ा रहता है। इस रंग को पहचान कर हम उसकी स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझ सकते हैं। तो इसमें जो कुछ रचनाएं हैं, ढोला मारूरा दुहा है और हमारे यहाँ विद्यापति की चर्चा यहाँ पर ज़रूरी है।
लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है। विद्यापति की चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा, और अमीर खुसरो की चर्चा करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और एक है हमारा ढोला मारूड़ा दोहा। ढोला मारूड़ा दोहा क्या है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत 3 चीज़ हो गई, ढोला मारूड़ा दोहा, दूसरा विद्यापति की चर्चा, मैथिल कोकिल भी कहते हैं उनको, और एक अमीर खुसरो की चर्चा करेंगे। तो देखिए ढोला मारूड़ा दोहा में क्या है, ये कथानक इस प्रकार से बुना गया है कि कथा का मुख्य सूत्रधार राजकुमार ढोला है। राजकुमार ढोला 2 विवाह करता है। इसका पहला विवाह मारवाड़ी से होता है। एक कहानी एक तरह से समझ लीजिए, ये कथानक है। ये कथानक रूढ़ियाँ बहुत सारी हैं, तो एक तरह से वो कथानक का वर्णन है इसमें। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी था। उस काल की देश भाषा को अपभ्रंश में मिलाकर रचने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। जो भी देश भाषा होती थी प्रचलित, उसको उस क्षेत्र विशेष की भाषा उसको अपभ्रंश के साथ मिलाकर रचने की जो प्रवृत्ति थी उस समय मौजूद थी। अब विद्यापति ने भी इसी का पालन किया। उनके काव्य में देश भाषा का स्वतंत्र विकास भी देखने को मिलता है। देश भाषा कौन सी? मैथिल थी इनकी, मैथिली। अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा, जिसे विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा में अगर अपभ्रंश मिला तो विद्यापति ने उसको क्या कह दिया है? अवहट्ट, एक नाम दिया है। उसमें यह प्रचलन था कि जहाँ की जो लोक भाषा है उसको अपभ्रंश के साथ मिलाकर उस भाषा में रचना करने का प्रचलन था। तो विद्यापति ने जो मैथिली में मिलाकर एक तरह से जो रचना की उसको अवहट्ट कहा है। और मिथिलांचल प्रदेश में प्रचलित लोक भाषा मैथिली, दोनों प्रकार की भाषाओं ने विद्यापति ने रचना की। विद्यापति की एक लाइन है, देसील बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपहूँ अवट्ठा, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश में कहता हूँ। एक पंक्ति है विद्यापति की, क्या है? देसील बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपहूँ अवट्ठा, मतलब देसी भाषा सबको मीठी लगती है। विद्यापति 2 भाषाओं को स्वीकार करते हैं, एक अपभ्रंश को और दूसरे देश भाषा को, फिर भी देश भाषा को ये प्रमुख मानते हैं। कौन सी ज़रूरत थी जिसके कारण विद्यापति को अवहट्ट में रचना करनी पड़ी? कारण ये था कि विद्यापति भी राजाश्रय में रचना कर रहे थे। वे कीर्ति सिंह के दरबार में रचना करते थे और उन्हें विवश होकर जो है दरबार की भाषा को रचना के लिए अपनाना पड़ा। कीर्तिलता और कीर्तिपता उनकी इसी व्यवस्था का प्रतीक है। तो आश्रय के में जब आप रचना करेंगे तो हमें विवश होकर वो अपनाना पड़ता है। लेकिन विद्यापति की रचनाओं में हमें कीर्तिलता कीर्तिपता का के अलावा भी और बहुत सारी जो रचनाएं हैं उसमें हमें उनकी रचनाओं में हम मिथिला का पर्व त्यौहार, विवाह और कोई भी जो उत्सव हैं वो विद्यापति के बिना एक तरह से समझ लीजिए कि अधूरे हैं। मिथिला का उन्होंने इतना जीवन चित्रण किया है कि मिथिला का कोई भी पर्व त्यौहार, विवाह और कोई भी उत्सव जो है वो मैथिल कोकिल के गीत के बिना अधूरा माना जाता है। मैथिल कोकिल किसे कह रहे हैं हम? विद्यापति को। लोक संवेदना में इतने गहरे स्तर तक हिंदी में दूसरे कवि की पैठ नहीं मिलती। इसी कारण से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें मध्यकालीन नवजागरण का अग्रदूत माना है। विद्यापति के काव्य में क्या है? मानवीय सौंदर्य का गहरा रंग है। उनके द्वारा रचे गए सौंदर्य के चित्र सघन हैं। राधा और कृष्ण के साथ शिव और पार्वती को विद्यापति ने मानवीय बनाकर प्रस्तुत किया है। विद्यापति का काव्य जहाँ जयदेव के श्रृंगारिक काव्य से प्रभावित है, वहीं उन पर कालिदास की स्वच्छंद अनुभूति का भी प्रभाव मिलता है। विद्यापति ने कृष्ण के अतिरिक्त शिव को भी श्रृंगार रस का आलम्बन बनाया है। श्रृंगार रस का इन्होंने आलम्बन बनाकर रचना की है। कवि ने शिव और कृष्ण के मिथक का आश्रय इसलिए लिया है प्रेम जैसी अनुभूति का तन्मयता से वर्णन हो सके। विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने श्रृंगार वर्णन को सामंती श्रृंगार से अलग रखा। उनके श्रृंगारिक मनोभाव में लोक जीवन की सहजता है। उनके काव्य में किशोर और किशोरियों के प्रेम का सहज आकर्षण है। तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें नव यौवन में किस मनोस्थितियों का विकास होता है, किशोर किशोरियों की जो मन स्थिति का, उसका भी बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है हमें विद्यापति की रचनाओं में। उसका बहुत ही अच्छे से उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया था। उसका वर्णन इनके साहित्य में प्रचुरता से मिलता है। विद्यापति के नायक और नायिका में बेचैनी है, उनका मनोभाव अशांत है, भावों की तरलता है और प्रिय से मिलने की आकांक्षा है। मतलब जो भी किशोर और किशोरियों के प्रेम का सहज प्रेम है, आकर्षण है, इसको इन्होंने बहुत ही सहजता से व्यक्त किया है। तो विद्यापति लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। हमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले विद्यापति का रचनाकाल 14वीं शताब्दी था। दूसरी बात, इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा को इन्होंने अवहट्ट कहा है।
इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, देसील बैना सब जन मिठा, तें तैसन जब हम बट्ठा, अर्थात देसी भावा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश में कहता हूँ। इन्होंने अभट्ट में इनको रचना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये राजाश्रय में रहते थे, कीर्ति सरी के दरबार में रहते थे, इसलिए विवश होकर इनको भी दरबारी भाषा को अपनाना पड़ा। प्रमुख रचना दरबारी भाषा में रहकर जो रची इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। बावजूद इसके इन्होंने बहुत सारे लोक साहित्य की भी एक तरह से रचना की और इसमें इतनी गहरी पैठ थी इनमें, बहुत ज़्यादा इतनी गहरी पैठ थी कि मिथिला का कोई भी पर्व त्यौहार हो या विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, ये विद्यापति के बिना, इनके गीत के बिना जो है वो अधूरा माना जाता है। और लोक संवेदना में इतने गहरे स्तर तक जो है हिंदी के दूसरे कवि की पैठ नहीं मिलती है। तो विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। एक और हम नाम पढ़ेंगे, वो है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनिक थे। उन्हें विविध विधाओं में निपुणता हासिल की थी। इतिहास पे उनकी पकड़ थी, कविता पर थी, संगीत पर थी, उन्होंने सब विषय पर लेखनी चलाई थी। वे कई भाषाओं के जानकार भी थे, फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कई अन्य भाषाएं में वो समान अधिकार के साथ लिख सकते थे। खुसरो जो है मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव के थे। उन्होंने जनता में प्रचलित पद, पहेलियाँ और मुकरियों को अपनाया। उनके दोहों और पहेलियों में एक खास प्रकार की तुकबंदी है। कहीं कहीं तो उन्होंने फारसी भाषा और ब्रज भाषा की संगीतात्मक ध्वनि को एक साथ पिरो दिया है। दो भिन्न भाषाओं के छंद को एक साथ मिलाने का असाधन कार्य कोई दृष्टि संपन्न, दो अलग अलग भाषा है, दो अलग अलग संस्कृति है, उनको आपस में इन्होंने उनके छंद को आपस में मिला दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाषा पर और कितनी इनकी गहरी पकड़ है। एक्चुअली भाषा पर भी है, कविता पर भी है, संगीत पर भी है, सब पर अच्छी पकड़ है। तो ये काम यही कर सकते थे। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। खुसरो के जो काव्य हैं इसमें सामान्य भारत की मनुष्य की सहजता है। अमीर खुसरो दरबार के फारसी पांडित्य से अलग लोक भाषा में जनता की अनुभूति को व्यक्त करते हैं। दरबार से अलग होकर जो है लोक भाषा, जो लोगों की भाषा है, इसमें ये रचना करते हैं। उन्होंने जनता की भाषा को अपनाया था, इसलिए जनता उन्हें आज तक नहीं भूली है। जनता की भाषा अपनाएंगे तो जनता नहीं भूलेगी। अमीर खुसरो ने अनेक काव्य रचा है, उसमें ऐतिहासिक प्रेमाख्यान भी है। उन्होंने सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। एक नई फारसी शैली उन्होंने विकसित की जो बाद में सबक हिंदी या भारतीय शैली कहलाई। अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है ग्रंथ, उसकी संख्या 100 मानी जाती है, जिसमें उपलब्ध जो हैं 20-21 ही हैं अमीर खुसरो के ग्रंथ। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हमारा ये, अमीर खुसरो, महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने फारसी शैली का निर्माण किया अमीर खुसरो ने, जो बाद में सबक-ए-हिंदी या भारतीय शैली कहलाई। सबक-ए-हिंदी या भारतीय शैली कहलाई। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, 20-21 ही उपलब्ध हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिए, प्रसिद्ध क्या क्या हैं इनके ग्रंथ में। खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल। ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, 20-21 ही उपलब्ध हैं, लेकिन प्रसिद्ध हैं। खलिक बारी उनकी प्रसिद्ध हैं, पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं, उनकी मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, सुखने प्रसिद्ध हैं और गज़ल प्रसिद्ध हैं। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो मुख्य नाम, जो 3 बातों की चर्चा थी, ढोला मारूरा दूहा, दूसरा विद्यापति की चर्चा अपेक्षित थी, मैथिल कोकिल, और तीसरी हमने अमीर खुसरो की चर्चा की। उत्तरी भारत में खड़ी बोली की शुरुआत खुसरो की रचनाओं से ही मानी जाती है। खड़ी बोली की शुरुआत जो है, तो खड़ी बोली की जो शुरुआत है वो अमीर खुसरो की रचनाओं से ही मानी जाती है। और दक्षिणी भारत में सूफी मत के प्रचार के साथ खड़ी बोली हिंदी के दक्षिणी रूप का विकास प्रारंभ होता है। दक्षिणी हिंदी का विकास उर्दू के प्रभाव में हो रहा था। उत्तर भारत में तो यहाँ अमीर खुसरो के साथ मानी जाती है, लेकिन
दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार हो रहा था और खड़ी बोली के दक्षिणी रूप का विकास वहाँ पर चल रहा था। दक्षिणी हिंदी का विकास उर्दू के प्रभाव में हो रहा था। जिस प्रकार की भाषा में दक्षिण भारत में बंदा नेवाज, शाह सिराजी और सबरस रचना कर रहे थे, उनकी रचना उत्तरी भारत की खड़ी बोली की रचनाओं में फ़र्क सिर्फ लिपि के स्तर पर था। उन्होंने अरबी लिपि में काव्य रचना को प्रस्तुत किया और इधर खड़ी बोली का विकास यहाँ से शुरू होता। तो ये हमारा था रासो, काव्य और लौकिक साहित्य। रासों में रास और रासक। रासो काव्य में क्या इंपॉर्टेंट था? रास और रासक के बीच का अंतर, वीर गाथात्मक काव्य कहते हैं उसे, और कथानक रूढ़ियाँ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। वीर गाथात्मक काव्य कहा जाता है। और छंद बहुत प्रचलित हैं रासो काव्य के, कौन कौन से छंद हैं, ये सारी बातें की चर्चा थी। और फिर लौकिक साहित्य में जो है, चूँकि रासो साहित्य पूरी तरह से आश्रय में रचा जा रहा था, लेकिन इसलिए कुछ ऐसे साहित्य की ज़रूरत थी जो लोक भाषाओं को अनुभूति दे, उनकी रचनाओं को, उनकी बात को कहे। तो लौकिक साहित्य भी रचा जाना जरूरी था। उसमें विद्यापति और अमीर खुसरो, इसकी मुख्य रूप से चर्चा ये ज़्यादा ज़रूरी थी। ये हमने पढ़ा।